एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि फैंग इनलाइटमेंट प्लेस में कल्टीवेट करने के लिए चला गया होता है। इनलाइटमेंट प्लेस एक माइथोलॉजिकल जगह होता है जिससे कि तीनों एम्परर के हाउस मास्टर क्रिएट किए होते हैं। यहाँ पर एक दिन प्रैक्टिस करना बाहर के 1 साल के जितना बराबर होता है। वहीं पर फैंग के ग्रुप को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग उस जगह पर पहुँच गए होते हैं। तभी उसे लैंग यूसेन का ग्रुप दिखाई देता है, जिसे देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उन्हें हेलो बोलते हुए कहता है कि लगा नहीं था कि तुम लोग इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाओगे। लैंग हुसैन थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है कि ज़्यादा उड़ो मत, जल्दी ही या फिर बाद में मैं तुम्हें अपने पैरों के तले कुचल दूंगा। इसके जवाब में फैंग भी थोड़ा सा एक्साइटेड होते हुए कहता है ओ तो ज़रा करके तो देखो, तब पता चलेगा कि कौन किसे कुचलता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक एल्डर आकर सभी लोगों को शांत करवा देता है और कहता है कि लड़ना है तो दूसरे जगह पर जाकर लड़ो, ये लड़ने वाला जगह नहीं है। उसे देखकर फैंग सोचता है कि ये बंदा जरूर एकेडमी का स्ट्रॉन्ग फिगर होगा। वहीं पर वो एल्डर जाकर एक बंदे से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बंदा थोड़ा सा नर्वस होते हुए अपना नाम शुभू बताता है, मगर उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही वो एल्डर उसका गला पकड़कर उसे उठा लेता है और कहता है कि जल्दी से अपना असली रूप दिखाओ। वो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। वहीं पर वो एल्डर ज़बरदस्ती उस बंदे का असली रूप निकलवा देता है और उसे दूसरे एल्डर को सौंपते हुए कहता है कि इसे लेकर जाओ और अच्छे तरह से इन्वेस्टिगेट करना। वो देखकर फैंग कहता है कि वो बंदा जो कि छुवो का रूप लिया हुआ था जरूर दूसरे रिसर्च के द्वारा भेजा हुआ स्पाई होगा और असली वाला छुवो को जरूर वो लोग पहले ही मार दिए होंगे। दूसरे तरफ पे एक एल्डर उसका डिस्गाइज को पकड़ने के लिए उस एल्डर को थैंक्स कहता है। वो एल्डर उस एल्डर से कहते हैं कि थोड़ा सा और सतर्क हो जाओ और ऐसे ही किसी को भी आने मत देना। ये बोलकर वो सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो हुआ था वो इनलाइटमेंट प्लेस में एंटर करने से पहले बस एक रूटीन चेक था। ये मत सोचो कि ये भी एकेडमी का इलाका है तो तुम लोग अपने सावधानी को भूल जाओगे। ये बोलकर वो सभी लोगों को एक जेड एम्यूलेट देते हुए कहता है कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ये बोलकर वो उन्हें एक बिल्डिंग के पास लेकर चला जाता है और सामने वाले बिल्डिंग में इशारा करते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों के पास में इनफ क्रेडिट होगा तो तुम लोग इसमें एंटर कर पाओगे। और हाँ, वो तुम्हारा हाथ वाला जेड एम्यूलेट में जो एनर्जी है उसका यूज करके तुम लोग वहाँ पर 1 साल तक सर्वाइव कर पाओगे। जब तुम लोग एंटर कर जाओगे तब एम्यूलेट अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा। अगर तुम लोग इस 1 साल में इनलाइटमेंट प्लेस से बाहर निकाल दिए जाते हो तो एम्यूलेट वॉइड हो जाएगा। सब कुछ उन्हें बताने के बाद में वो उन्हें भेज देता है, इसीलिए वो सभी लोग उसमें एंटर कर जाते हैं जहाँ पर एक ट्रांसमिशन एरे होता है जिसका यूज करके वो लोग इनलाइटमेंट माउंटेन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है जिससे जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो सभी लोग पसीना में नहाने लगे होते हैं। यानकिंग कहती है कि मैं अपना फैमिली रीजन के कारण में एक बार यहाँ पर आई थी, यही इनलाइटमेंट माउंटेन है। वहीं पर फैंग भी अपना पसीना पोंछते हुए कहते हैं कि अगर हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो समिट पर पहुँचने से पहले ही गर्मी से ही मारे जाएंगे। लेकिन तभी उनका जेड एम्यूलेट एक्टिवेट होकर उन सभी लोगों को उस गर्मी से बचाने लगता है। वहीं पर फैंग माउंटेन के ऊपर में सूरज जैसा किसी चीज़ को देखकर पूछता है कि आखिर वो क्या है, वो तो हमारा सूरज से बिल्कुल अलग लग रहा है। तभी उसकी मास्टर उससे बताती है ऑफकोर्स वो डिफरेंस होगा क्योंकि वो नोवा स्टोन है। नोवा स्टोन के बारे में सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगा होता है कि वो पावरफुल एंशिएंट डिवाइन आर्टिफैक्ट सिर्फ 3 गॉड के ब्लड को मिलाने के बाद ही। उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही उसकी मास्टर उसे पीटते हुए कहने लगी होती है कि अब ये सब तुम क्या फालतू की बातें सोचने लगी हो। मैं तुम्हें पहले वार्न कर दे रही हूँ कि फालतू की चीज़ सोचना बंद करो। इनलाइटमेंट प्लेस नोवा स्टोन के इफेक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए बनाया गया था और डिसेंडेंट को ब्लेसिंग देने के लिए भी बनाया गया था। वहीं पर क्योंकि यानकिंग से नीचे में कुछ लोगों को दिखाते हुए पूछते कि वो लोग ऊपर में क्यों नहीं चढ़ रहे हैं। यानकिंग बताती है कि हम लोग पर्वत के जितना ऊपर जाएंगे, जितना करीब जाएंगे, इफेक्ट उतना ज़्यादा ही अच्छा होते चला जाएगा। लेकिन तुम पर्वत के जितना करीब जाओगे उतना ज़्यादा गर्मी का सामना भी तुम्हें करना पड़ेगा और कुछ लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के दम पर वहाँ पर खड़े भी नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो लोग नीचे में ही कल्टिवेट कर रहे हैं। वहीं पर फैंग लोगों को दिखाते हैं जो लोग माउंटेन की तरफ में आगे बढ़ना जारी रखते हैं, जहाँ पर चलते चलते कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और आगे बढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए वो लोग वहीं पर बैठकर कल्टिवेट करने लगते हैं। वहीं पर फैंग लैंग यूसेन और सूरा को और आगे बढ़ते देखकर सोचते हैं कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन तो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी क्योंग कहती है कि अब मैं भी और करीब नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैं यहीं पर कल्टिवेट करती हूँ। फैंग कहता है ठीक है तुम यहीं पर कल्टिवेट करो, मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ।
हूँ। तभी वो लिन हुई को भी वहीं पर बैठते देखकर पूछता है, क्या बात है, तुम भी यहीं पे रुक रहे हो क्या? ये बोलकर वो यान किंग को और आगे लेकर जाते हुए कहता है कि तुम्हें अपने आप पर ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो वहीं पर रुकते हुए कहते हैं, ठीक है, यही मेरा लिमिट है, मैं यहीं पर कल्टिवेट करती हूँ। फैंग कहता है कि तुम इनलाइटमेंट माउंटेन से सिर्फ 15 मीटर ही दूर हो, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो उस माउंटेन का करीब जाना जारी रखता है। वहीं पर फैंग को अभी भी आगे बढ़ता देखकर कुछ लोग थोड़े से शॉक्ड होते हुए पूछते हैं कि क्या वो इनलाइटमेंट माउंटेन पर चढ़ने के बारे में सोच रहे हैं क्या? दूसरा बंदा कहता है कि वो तो सिर्फ ऑर्डिनरी सेंट रिलम में ही है, सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे थे जो कि अपना फिजिकल पावर पर डिपेंड होकर चढ़ पाए थे। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि मैं ये पूरा 1 साल का यूज करके ग्रेट सेंट रिलम में ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ, इसलिए माउंटेन के फुट पर कल्टिवेट करना मेरे लिए इनफ नहीं होगा, मुझे किसी तरह से माउंटेन पर चढ़ना ही होगा। ये सब सोचकर वो जैसे ऊपर चढ़ने के लिए पहला कदम चढ़ने के लिए सीढ़ी पर रखता ही है कि वहाँ का गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो बिल्कुल मैग्मा जैसा गर्म होता है, इसलिए अगर वो चढ़ भी जाता है तो वहाँ पर वो ठीक से कल्टिवेट कर ही नहीं पाएगा। उसका वैसा हालत देखकर लैंग यूसन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक ऑर्डिनरी सेंट होने के बावजूद भी माउंटेन पर चढ़ने को वो सपना कैसे देख रहा है, वो तो सच में अपना एबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो कि सोचने लगा होता है कि क्या मुझे यहीं पर हार मानना पड़ेगा। जैसे ही वो ये सोचता है कि तभी उसका हेवन डिवोरिंग सील निकलकर सभी हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है, जिससे पहले तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, मगर फिर उसे याद आ जाता है कि उसके पास तो ये भी चीज़ है, इसलिए वो उसका फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ने लगता है। जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहने लगे होते हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ऑर्डिनरी सेंट होने के बावजूद में भी वो पर्वत पर चढ़ कैसे गया? ऐसा तो मैनकाइंड की एंशिएंट हिस्ट्री में सिर्फ कुछ ही लोग कर पाए थे। यहाँ तक कि ऑर्डिनरी सेंट के लेवल 5 वाले को भी अपना बॉडी का बचाव करने के लिए एक मिरेकुलस ट्रेजर की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर वो अपना बॉडी का बचाव करते हुए आगे बढ़ पाता है। कहीं उसके पास में कोई डिवाइन आर्टिफैक्ट तो नहीं है ना? दूसरी तरफ में वो सब देखकर लैंग यूसन खुद को शांत करते हुए कल्टिवेट करते हुए सोचते हैं कि चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें ज़रूर सरपास करके ही रहूँगा। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो कि कुछ दूरी चढ़ने के बाद में काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है और अब फैंग और आगे जा नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो वहीं पर बैठकर कल्टिवेट करने लगता है। तभी उसकी मास्टर निकलकर उससे कहती है कि अपने दिमाग को शांत करो, अपना रिलम को एलिवेट करने पर ध्यान दो और फिर बाकी के एट्रीब्यूट के ताओ को कंप्रेहेंस करो। चाहे किसी भी तरह के एट्रीब्यूट का एनर्जी क्यों ना हो, जब तक तुम उसे अपने बॉडी में ऑब्जर्व कर लेते हो तो बस उतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। तुम्हें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कल्टिवेशन मेथड की ज़रूरत नहीं है, यही वॉइड मार्शल आर्ट्स का ओवर बियरिंग नेचर है। अब इसी के साथ में 1 महीना बीत जाता है और क्योंग यानकिंग से कहती है कि देखो फैंग हाओ ब्रदर फैंग कुछ लेवल ऊपर में है, और उन दोनों को देखकर थोड़ा सा गुस्से में कहती है कि वो लोग माउंटेन की एज में पहुंच गए हैं। यानकिंग भी कहती है कि हाँ, हालांकि वो लोग सिर्फ माउंटेन की एज पर ही पहुंचे हैं, फिर भी वो एक बहुत ही बड़ा स्टेप ले लिए हैं। ये हमें ये दिखाता है कि उनका फाउंडेशन कितना ज़्यादा डीप है, सिर्फ ब्रदर हाउ ही उनसे कम्पीट कर सकता है। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि हम लोग फोर्सफुली बाहर निकाल दिए जाने वाले हैं और उसके साइड में रहना कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। क्योंग कहती है कि ज़्यादा चिंता मत करो, जब हम लोग एकेडमी में लौट जाएंगे तब ब्रदर फैंग के पास में कम डिस्ट्रैक्शन होगा और वो काफ़ी अच्छे तरह से अपना कल्टिवेशन पर फोकस करना जारी रख पाएगा। ये बोलने के बाद में वो दोनों फोर्सफुली बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब इसी के साथ में अगले समय फैंग के फैमिली को दिखाते हैं, जहाँ पर कुछ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग उनके घर में जाकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं। जो सुनकर फैंग चेन यानी कि फैंग के फादर थोड़े से कंफ्यूज होते पूछते हैं कि आखिर आप हमें किस चीज़ का बधाई दे रहे हैं। एक पावरफुल बंदा जो कि अपने आप को इन्वॉय कहता है, उससे कहता है कि मैं यहाँ पर हमारे अलायंस लीडर के ऑर्डर पर स्पेशली फैंग फैमिली को हमारा अलायंस ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करने आया हूँ। फैंग चेन कहता है कि मेरी इग्नोरेंस के लिए आप मुझे माफ़ कर देना, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आप किस अलायंस की बातें कर रहे हैं? तभी एक फैमिली मेंबर फैंग चेन से कहता है कि मैंने सुना है कि हाल ही में होंगमिंग वर्ल्ड में एक मिस्टीरियस अलायंस इमर्ज हो गया है। सिर्फ कुछ ही महीने में वो एक डोमिनेंट फोर्स बन गया है और काफ़ी सारे ट्रांसेंडेंट फोर्स को भी अपने आप में सरेंडर करवा दिया है। कहीं ये वही तो नहीं है ना? उसकी बातें सुनकर फैंग चेन उससे कहता है कि किस वर्च्यू से हमारा फैंग फैमिली ये ऑनर डिजर्व करता है। मैं चाहता हूँ कि आप फिर से रिकन्सिडर कर लीजिए, नहीं तो उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही वो हंसते हुए कहते हैं कि फैक्ट्रेज फैंग तो काफ़ी ज़्यादा मॉडेस्ट हो रहे हैं। आपका फैमिली ये डिजर्व करता है और हमारा लीडर हमसे ये कहे हैं कि अगर फैंग फैमिली ज्वाइन कर लेता है तो हम आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेंगे
और फिर आप हमारे अलायंस का वाइस लीडर भी बन सकते हैं। फैंग चेन कहता है कि मैं सिर्फ फैंग फैमिली का एक्टिंग पैट्रियट हूँ और इतना बड़ा मैटर को मैं अकेले डिसाइड तो कर नहीं सकता हूँ। मैं जल्दी से फैमिली के एल्डर को बुलाकर ये मैटर डिस्कस कर लेता हूँ। ये सुनकर वो इनवॉय उसको सभी मेंबर पर अटैक करते हुए कहता है कि डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फैंग चेन के करीब में जाते हुए कहता है कि हमारा अलायंस लीडर हमें ऑर्डर दिए हैं कि हमें फैंग फैमिली का पैट्रियट को अपने साथ लेकर आना ही पड़ेगा। और अगर तुम्हारी बात करें तो अगर तुम हमारा अलायंस को ज्वाइन करने के बात को अनाउंस कर देते हो तो हमारा लीडर जरूर तुम्हें सपोर्ट करेगा। तभी फैंग चेन अपने सभी फैमिली मेंबर को रोकते हुए कहता है कि किसी भी इनोसेंट को हार्म मत पहुंचाओ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसके जवाब में वो इनवॉय मुस्कुराते हुए कहता है अब हुई ना बात। ये बोलकर वो सभी लोगों से कहता है कि अपने फैमिली को इन्फॉर्म कर दो कि पैट्रियट फैंग चेन को हम उठाकर लेकर गए हैं और तुम लोग हमारा अलायंस को ज्वाइन करने के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो। ये बोलकर वो फैंग चेन को लेकर जाते हुए कहता है कि तुम सभी लोग सिर्फ बंच ऑफ एंड्स हो। ये बोलकर वो फैंग चेन को लेकर चला जाता है और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।